जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर हुए प्रदर्शन ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि आरक्षण हटाने का दम क्या कोई सरकार रख सकती है। क्या आज की राजनीति में जातीय समीकरण से सरकार बनाने वाली पार्टियों में इतनी कुव्वत है कि वो प्रतिभा के दम पर सभी क्षेत्रों में परीक्षाएं और योग्यताओं के आधार पर नौकरी का प्रावधान रख सके। और अगर आरक्षण इतना ही जरूरी हो गया है कि बिना इसके कोई पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती या फिर सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंच सकती, तो क्या फिर ये आरक्षण आर्थिक स्थिति पर फिक्स किया जा सकता है, मतलब संविधान में बदलाव। और अगर यह आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था तो सवाल ये भी बनता है कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने सत्ता हासिल करने के लिए इसे वोट बैंक की राजनीति का परमानेंट हथियार क्यों बना लिया। क्या कोई पार्टी इस पर चर्चा करने का मादा रख सकती है? सवाल तीखा है लेकिन जवाब शायद ही कोई पार्टी दे, क्योंकि कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर हाथ डालकर अपनी कब्र नहीं खोदेगी। ये भी सच है कि आरक्षण खत्म करने की बात ना ही कोई राजनीतिक दल करेगा और ना ही कोई सरकार। जो सरकार इसे खत्म करने की बात करेगी उसके लिए राजनीतिक आग में कूदने जैसा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरक्षण व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो संवाद। आज बात किसी एक पार्टी की नहीं, बात है आरक्षण और उसके भविष्य की। भारत में आरक्षण का मुद्दा जब भी उठता है देश में बहस तेज हो जाती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ सवाल उठता है कि अगर आरक्षण का फायदा एक ही अपेक्षाकृत मजबूत वर्ग को बार बार मिलता रहे तो समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुंचेगा। और यही से आता है क्रीमी लेयर और रिजर्वेशन रिफॉर्म्स का सवाल। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये बहस आरक्षण खत्म करने की नहीं है, क्योंकि एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन का सवाल सिर्फ आर्थिक स्थिति का नहीं है, ये ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और रिप्रेजेंटेशन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी सरकार अगर सीधे कहे कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो राजनीतिक रूप से वह कदम बेहद संवेदनशील होगा, या यूं कहे आत्मघाती होगा उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो आरक्षण के दम पर सरकारें बनाती हैं। लेकिन क्या सरकार कुछ रिफॉर्म्स कर सकती है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन संविधान, कानून और सामाजिक न्याय की भावना के दायरे में रहकर। पहला सुधार, लाभ सबसे पहले जरूरतमंद तक पहुंचे। और अगर किसी आरक्षित वर्ग के भीतर ही कुछ समूह लगातार ज्यादा पिछड़े रह जाते हैं तो उनके लिए बेहतर टारगेटिंग की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी एक जाति को और उस जाति के परिवार में आरक्षण मिल रहा है लेकिन उसी जाति के दूसरे परिवार पे आरक्षण नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ और जातियां हैं जिनको आरक्षण तो है लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसे में जिन परिवारों को लाभ मिल चुका है या फिर जो उन्होंने ले लिया है उसको लेकर अब बहस भी छिड़ी थी और उसके लिए एक टारगेटिंग आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी कि उन जातियों को ढूंढना पड़ेगा जिन जातियों तक वो आरक्षण नहीं पहुंचा है, और जिन्हें पहुंचा है या जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस आरक्षण व्यवस्था का फायदा लेती आ रही है उसे उस क्रीमी लेयर से बाहर रखना पड़ेगा। ये भी एक सुझाव है और सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया भी था। यही वजह है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने एससी के भीतर सब क्लासिफिकेशन को मंजूरी दी, मतलब राज्य जरूरत के हिसाब से एससी के भीतर अलग अलग समूहों को अधिक टारगेटेड तरीके से लाभ देने की व्यवस्था कर सके। लेकिन ध्यान रहे, सब क्लासिफिकेशन का मतलब रिजर्वेशन खत्म करना नहीं है। ये रिजर्वेशन के अंदर लाभ के वितरण को ज्यादा टारगेटेड बनाने की बहस है। दूसरा सवाल, क्रीमी लेयर ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का सिद्धांत पहले से ही मौजूद है। इसका उद्देश्य ब्रॉडली ये है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ चुके ओबीसी वर्ग के कुछ लोगों को रिजर्वेशन के लाभ से बाहर रखकर
अपेक्षाकृत जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मामले में तस्वीर अलग है। SC ST रिजर्वेशन केवल गरीबी के आधार पर नहीं बना, इसके पीछे ऐतिहासिक जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का भी सवाल है। इसलिए SC ST पर OBC जैसी क्रीमी लेयर फार्मूला सीधे लागू कर देना इतना आसान नहीं होगा। 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस BR गवल ने SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान कर नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज पूरे देश में SC ST रिजर्वेशन पर OBC वाला क्रीमी लेयर वाला जो फार्मूला है या रूल है वो लागू हो चुका है। यहाँ फर्क समझना बेहद जरूरी है। तीसरा सुधार सिर्फ जाति नहीं, वास्तविक स्थिति को बेहतर डेटा। अगर सरकार रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई सुधार करना चाहती है तो सबसे पहले विश्वसनीय डाटा की जरूरत होगी। कौन से समुदाय की रिजर्वेशन का कितना लाभ मिला, कौन से समूह अब भी रिजर्वेशन में पीछे हैं, कहाँ लाभ बार बार जो कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि उन्हीं पर निर्भर रह रहा है, उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेशन जो है उन्हीं पर है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। और कौन से लोग अभी भी सबसे पीछे खड़े हैं। जब तक सरकार के पास सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक रिजर्वेशन पर होने वाली बहस अक्सर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदलती रहेगी। चौथा सुधार शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना। आरक्षण अपने आप में पूरी समस्या का समाधान नहीं है। अगर देश में अच्छी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त अवसर ही नहीं होंगे तो रिजर्वेशन पर विवाद चलता रहेगा। इसलिए सरकार को रिजर्वेशन के साथ साथ स्कूलों की गुणवत्ता, हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर भी ध्यान जो है वो देना होगा। क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि किसे कितनी सीट मिली। असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या देश के हर बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचने का समान अवसर मिल रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी सरकार आरक्षण खत्म करने की बात शायद ही आसानी से करेगी। क्यों? क्योंकि आरक्षण के पीछे करोड़ों लोगों का सामाजिक और राजनीतिक विश्वास जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आरक्षण व्यवस्था पर कोई सवाल ही नहीं पूछा जा सकता। सवाल पूछना आरक्षण विरोधी नहीं है और सुधार की बात करना आरक्षण खत्म करना नहीं है। अगर सुधार का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति सबसे पीछे है उसे सबसे पहले अवसर मिले तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुधार भी ऐसा होना चाहिए जो संवैधानिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखे। यही संतुलन सबसे जरूरी है। आरक्षण रहे लेकिन उसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंचे। सामाजिक न्याय रहे लेकिन उसके भीतर भी न्याय की बहस होती रहे। और सरकार अगर कभी रिफॉर्म लाती है तो उसे राजनीतिक नारेबाजी से नहीं बल्कि डाटा, संविधान और सामाजिक सहमति के आधार पर लाना चाहिए। क्योंकि भारत में आरक्षण को खत्म करने की बात करना शायद ही किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक आग में कूदने जैसा होगा। लेकिन आरक्षण को मजबूत, ज्यादा टारगेटेड और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने की बहस, शायद यही वह रास्ता है जिस पर देश को गंभीरता से सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्या बेनिफिट्स की टारगेटिंग बेहतर होनी चाहिए या मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और रेडियो संवाद को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल वाला बटन है उसे जरूर दबाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आपके पास आए। और सवाल रिफॉर्म्स का है, खत्म करने का नहीं। आप सोचिए, गरीब परिवार जो है उन्हें लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वो परिवार वो भी हैं जिनके साथ कई सालों से जो है भेदभाव किया जाता है जाति से, और वो परिवार भी हैं जो आते तो स्वर्ण जाति से हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। उनके लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इसका बेनिफिट ले चुके हैं उनको स्वेच्छा से ये छोड़
रखकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसका फायदा उन्हीं के जो SC ST भाई हैं जिनको नहीं मिला है वो आगे आए। टारगेटिंग वाले का मतलब ये है कि आप बकायदा एक डाटा तैयार करें, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें ताकि इन 70 सालों में, 80 सालों में जो एक वो आरक्षण था जो 10 सालों के लिए था, लेकिन अब तो 70 साल के लिए लगातार चल रहा है, क्या वो आरक्षण उन जातियों तक पहुंचा, उन परिवारों तक पहुंचा जिन तक पहुंचना चाहिए था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, वाल्मीकि समाज जो है वो आज भी, हालांकि 2019 से पहले उन्हें ये आरक्षण नहीं था, मतलब जिसको जरूरत थी उसको मिलता ही नहीं था, और उनके नसीब में यही लिखा था कि आपने मैला ही ढोना है। लेकिन अब जो है, अब उनको इसके अधिकार जो है वो मिलने शुरू हुए हैं। तो ऐसे ही उन परिवारों को खोजना पड़ेगा, दूर दराज तक जाना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी जाति हैं ओबीसी में जो काफी संपन्न है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ऐसी आई कि उनको भी ओबीसी दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने, अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए, और दूसरा इन फैसलों से कहीं ना कहीं समाज भी बढ़ता है। तो अब वक्त आ गया है कि आरक्षण जो है वो वाकई उस परिवार को मिले जिन जातियों के लिए रखा गया, उन जातियों तक पहुंचे जो उसके असली हकदार हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।